आज हमारा अंग्रेजी का पेपर रहा। आज अंग्रेजी का हमारा क्लास 10 के बोर्ड का एग्जाम था। इस बोर्ड के एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर था, बहुत सारे बच्चे बहुत ही खुश थे, क्योंकि खुश होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो है पूरा मेहनत किया था और मेहनत का इन लोगों का रिजल्ट आज देखने को मिला कि आज क्वेश्चन पेपर जो दिखा, क्वेश्चन उन लोगों को बहुत आसान लगा, बहुत अच्छा से इन लोगों ने लिखा। और मेरी शुभकामना है कि जैसे आप लोग का क्वेश्चन आज पहला दिन अच्छा चला, आज पहला सब्जेक्ट हुआ एग्जाम का, और जिस तरह से आज अच्छा आप लोगों ने एग्जाम दिया, उस तरह से बाकी सभी सब्जेक्टों में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, अच्छा रिजल्ट दें, ये मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज जिस तरह से हमारा अंग्रेजी का पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों ने हमें फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बताया, सर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत अच्छा पेपर गया। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था। तो हम भी सोचे कि थोड़ा आंसर मिला लें हम लोग, कैसा क्वेश्चन है। तो ये मिलाते हैं हम लोग का क्वेश्चन। ये सेट 1 है इंग्लिश पेपर का। ठीक है, तो सेट 1 में ये जो पहला हमारा जो है रीडिंग स्किल का, ठीक है, यहाँ देखिए रीडिंग स्किल का जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल, तो इसमें हम लोग को क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन पेपर में अब देखिएगा, रीडिंग स्किल में जो पैसेज दिया है, जितना हम लोग सोच रहे थे, जितना स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज थे कि सर कैसा पैसेज आएगा, पढ़ने में दिक्कत होगा, सर उसका जवाब ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन आ गया। अब चैट जीपीटी के बारे में आ गया, तो चैट जीपीटी को तो पहले से ही हम लोग कुछ जानते हैं, और ऊपर से उसी से रिलेटेड पैसेज और क्वेश्चन भी दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बात यह है कि चैट जीपीटी है, सर उसमें दिया क्या है। तो पैसेज में क्या है कि चैट जीपीटी के इंफॉर्मेशन दिया है, साथ ही उसमें एक प्रोफेसर और एक ऑथर, दो लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट चैट जीपीटी, कि चैट जीपीटी के बारे में इन लोगों ने डिस्कस किया है कि चैट जीपीटी एक्चुअली हमें प्रोवाइड क्या करता है, क्या हमारी तरह काम करता है, और हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीजों पर डिस्कस किया गया है, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए सीधा क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां से पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पर चले जाए तो दिया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैसेज या एबव, ये गिव है। ठीक है, बेस्ड पैसेज एबव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा समराइज करता है। किसको समराइज करता है, तो द अदर्स व्यूज अबाउट चैट जीपीटी, कि मतलब कि चैट जीपीटी के बारे में लेखक की व्यू क्या है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अच्छा समराइज कर रहा है, जो अच्छा बता रहा है कि लेखक का व्यू ऐसा ही कुछ था। तो लेखक ने पूरे चैट जीपीटी को हम लोगों ने पढ़ा, तो लेखक ने जो है अदर्स ने क्या बताया, तो बताया कि चैट जीपीटी क्या करता है, बोला कि इट कैन समराइज डिस्कवरी को समराइज कर सकता है। नहीं, हम लोग को तो डेप्थ करते हैं ना, इट असेंबल्स एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। हाँ, अब ये कह सकते हैं बी आंसर हमारा हो जाएगा। क्यों, इट इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरियस डाटाबेसेस। ये भी सही बात है कि कई डाटाबेस के आधारित रहती है, लेकिन डाटाबेस तो बहुत सारा हो सकता है, हमारा फीलिंग भी हो सकती है, इसलिए इसको नहीं लिया हम। इट कैन ओनली सर्च बट नॉट रिसर्च। ठीक है, ये केवल सर्च कर सकता है, रिसर्च नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सर्च भी, खोजबीन भी नहीं कर सकता। तो देखिए इसमें क्या होगा आंसर, इट असेंबल्स एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। असेंबल्स का मतलब क्या होता है, कई जगह से इंफॉर्मेशन असेंबल करता है और उसको फिर सर्च करके हमको दे देता है, समरी करके वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड प्रोफेसर सजेस्ट टू द अदर्स क्वेश्चन हाउ ही कुड पब्लिश हिज रिसर्च जर्नल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट डिड प्रोफेसर सजेस्ट टू द अदर्स क्वेश्चन, मतलब कि प्रोफेसर ने जो अदर्स का जो क्वेश्चन था, उसके क्वेश्चन को क्या सजेशन दिया। तो क्वेश्चन क्या था कि हाउ ही कुड पब्लिश हिज रिसर्च जर्नल। तो प्रोफेसर ने यहां पर जवाब दिया था, तो प्रोफेसर ने यहां पर जवाब क्या दिया था कि द अदर शुड फोकस। ठीक है, द अदर शुड फोकस, किस चीज पर फोकस करना चाहिए, तो फोकस क्या, ऑन द ओरिजिनलिटी एंड इनसाइट ऑफ हिज रिसर्च। ठीक है, आखिर प्रोफेसर ने क्या सजेशन दिया, तो प्रोफेसर ने इनको मतलब कि सजेशन दिया था
किसको? अदर्स को सजेशन दिया कि आपको जो है मतलब यू शुड नॉट डिपेंड ऑन द टूल्स लाइक चैट जीपीटी की तरह टूल्स पर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी जो रिसर्च है ना उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उसकी ओरिजिनलिटी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चैट जीपीटी समरी देता है, ओरिजिनलिटी नहीं दे सकता है। उसकी जो डेप्थ एनालिसिस है, तो जो डेप्थ एनालिसिस किया जाता है वो आप कर सकते हैं, वो चैट जीपीटी नहीं करेगा। इस तरह के आपके कंटेंट लिखने होंगे, तब आपके 2 मार्क्स बनेंगे। चूंकि इसमें कंटेंट चाहिए, कंटेंट तो कुछ वैल्यू पॉइंट्स देना पड़ेगा आपको, तब मार्क्स मिलेंगे 2। ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। तो जो डिपेंडेबल लिखा है तो डिपेंडेबल का क्या होगा? रिलेबल होगा। तो रेशनल का क्या होगा? तो रेशनल का लॉजिकल होगा। क्या होगा? लॉजिकल होगा। ठीक है, ये लॉजिकल होगा हमारा आंसर, ये लॉजिकल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, हम लोग सीधा आंसर पर चल रहे हैं। मेंशन वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राइट ऑफ चैट जीपीटी एंड अदर रिसर्च आर्टिकल। मतलब चैट जीपीटी का जो राइटअप आता है ना, कि चैट जीपीटी पर आप कुछ भी पूछते हैं तो तुरंत लिख कर आ जाता है, तो वो चैट जीपीटी का राइटअप और अदर का रिसर्च आर्टिकल, जो राइटर की जो रिसर्च आर्टिकल है, तो उनकी रिसर्च आर्टिकल और एक में चैट जीपीटी की राइटअप, दोनों के केवल एक अंतर लिखना है। तो एक अंतर क्या होगा आप ही सोचिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डेप्थ एनालाइसिंग होती है। मतलब राइटर का जो राइटर रिसर्च कर रहे हैं, तो राइटर के रिसर्च में क्या होगा? डेप्थ एनालिसिस होगा। वो लोग डेप्थ में एनालिसिस किए होंगे, वे पूरी तरह से ओरिजिनलिटी दिखाए होंगे, जबकि ये नहीं किया होगा, चैट जीपीटी नहीं करेगा। ये हमारा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस क्या है? द अदर नोटिस दैट द राइटअप प्रोड्यूस्ड बाय चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के द्वारा जो राइटअप प्रोड्यूस किया गया हैड एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। एक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होता है, जस्ट एज ही लर्न इन हिज इंग्लिश क्लास बट इट इज स्किल लैक। वह फिर आ गया। आप सोचिए ना कि चैट जीपीटी का जो राइटअप होता है, जो चैट जीपीटी में हम कुछ पूछे लिख कर आ गया, तो जो रहता है हैड एन इंट्रोडक्शन, वो एक परिचय और कंक्लूजन दिया रहता है। जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजी क्लासेस में सीखा था कि अंग्रेजी क्लासेस में कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, थीम दिया जाता है, कंक्लूजन बता दिया जाता है, वैसे ही ये चीजें उन्होंने सीखा था। लेकिन तो भी अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी में लैक था, कमी थी। किस चीज की कमी थी? तो ओरिजिनलिटी की कमी थी। किस चीज की? ओरिजिनलिटी की कमी थी, डेप्थ एनालिसिस की कमी थी, वो नहीं रहता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हमारा क्या दिया हुआ है, उधर ही रखते हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर द अदर वाज मूव बाय। ठीक है, देखिए द अदर वाज मूव बाय ब्लैंक विद विच द चैट जीपीटी वाज प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल। ठीक है, तो किसके द्वारा? ओरिजिनलिटी के द्वारा। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, अब उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा ना, अब एग्जाम में आने वाला नहीं है, हम लोग को आंसर ही मिलाना है। ठीक है। तो रिसर्च इज नॉट बेनिफिशियल इफ इट इज बोला इफ इट ओनली समराइज द नॉन इंफॉर्मेशन। ये ट्रू है, सच बात है। क्यों सच बात है? क्योंकि वह रिसर्च जो है नॉट बेनिफिशियल, बेनिफिशियल नहीं होता है। अगर वह नॉन इंफॉर्मेशन की समराइज हो तो वह बेनिफिशियल नहीं होता है। जानकारी की गई इंफॉर्मेशन है और उसकी नॉन इंफॉर्मेशन की समरी चैट जीपीटी दे देता है, तो क्या आप क्या कहिएगा कि वह रिसोर्स बेनिफिशियल है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सही बात है, ये सही लिखा हुआ है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कुड द आंसर ऑफ चैट जीपीटी फ्रॉम अबव गिवन पैसेज। मतलब पैसेज में एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन इट वाज आस्क्ड वेदर इट वुड रिप्लेस रिसर्च इन द फ्यूचर। अब पैसेज नंबर, ठीक है, आप पैसेज नंबर 4 या 3, पैसेज का जो पैराग्राफ नंबर 4 और 3 दिया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें लेखक ने चैट जीपीटी से जब ये पूछा ना, कैन इट आज आस्क, जब इससे पूछा गया कि वेदर इट वुड रिप्लेस रिसर्च इन द फ्यूचर, तो चैट जीपीटी ने क्या रिस्पॉन्स दिया? तो चैट जीपीटी ने अपने एआई लैंग्वेज में, वहां देखिएगा पैसेज में लिखा हुआ पैराग्राफ नंबर 4, तो वहां पर एआई लैंग्वेज में दिया कि आई डू नॉट बिलीव इन पर्सनल। ठीक है, मैं पर्सनल बिलीव नहीं करता, मैं डेथ एनालिसिस नहीं करता। ये आपको देखने को मिलेगा, आप क्वेश्चन पैसेज देखिए दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 8 हो गया आपका। पैसेज नंबर 2। अब देखिए पैसेज नंबर 2 जो हमको दिया गया पेपर में हमारे, तो पैसेज नंबर 2 में क्या दिया गया, तो पैसेज नंबर 2 में जो है उत्तराखंड का क्लाइमेट दिया गया है। उत्तराखंड का क्लाइमेट कैसा है, उत्तराखंड में मतलब कब ठंड ज़्यादा पड़ती है, किस तरह से बाढ़ आता है, कितना रेनफॉल होती है, किस तरह का क्लाइमेटिक सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें समझाई गई। यहाँ तक ये भी बताया गया है कि कहाँ पर बरसात ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, मैक्सिमम रेनफॉल, मिनिमम रेनफॉल, ये सारी चीज़ें हमको डाटा दिया गया है। ठीक है, अब इसी पैसेज को हमें समझना है और समझ कर हमें जवाब देना है। तो सीधा क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक सुटेबली। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक suitably the variance in climate and landscape of Uttarakhand as per paragraph is marked by। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि द वेरिएंस इन क्लाइमेट और लैंडस्केप ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो लैंडस्केप और क्लाइमेट में जो वेरिएंस है एज पर पैराग्राफ, जो पैराग्राफ 1 में दिया गया है, तो दिया गया उत्तराखंड में जो लैंडस्केप है, चाहे जो वहां क्या वेरिएंस, क्लाइमेट में जो वेरिएंस दिख रहा है, ये सब क्या है, तो एल्टीट्यूडनल सिचुएशन, एल्टीट्यूडनल सिचुएशन। तो आप पैराग्राफ नंबर 1 में खोजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, डाइवर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, डाइवर्स टोपोग्राफी। ठीक है, डाइवर्स टोपोग्राफी, एक कारण ये है। ठीक है, बाई डाइवर्स टोपोग्राफी एंड एल्टीट्यूडनल। ठीक है, जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड, तो उसी एल्टीट्यूड का जो हाइट होता है, ऊंचाई, उसी का एल्टीट्यूडनल। ठीक है, उसी का हम लोग लिखेंगे एल्टीट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल। ठीक है, एल्टीट्यूडनल सिचुएशन, इसी वजह से ऐसा होता है एल्टीट्यूडनल सिचुएशन, ये आपको लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ 2, मतलब जो पैराग्राफ नंबर 2 आपने पढ़ा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दिस गिवन इन ब्रैकेट्स। तो मस्ट ऑफ द बोला कि लो लैंड फॉरेस्ट। ठीक है, मस्ट ऑफ द लो लैंड फॉरेस्ट, मतलब जो जंगल का अधिकांशतः लो लैंड एरिया क्लियर कर दिया गया है, किसके कारण, तो ड्यू टू द लार्ज स्केल। आंसर क्या होगा, ये लार्ज स्केल और ये क्लियर, बोला एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट रेनफॉल। तो किसके पास है, हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, लोवेस्ट, तो उसमें क्या लिखा है, मिनिमम लिखा हुआ है। जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो उसमें मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सीधा हम लोग को आंसर मिलाना है कि क्या हमने सही किया है, क्या गलत किया है। ठीक है, तो आंसर अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। दिया हुआ है, इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 3। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3, तो बोला कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स मोस्ट लाइकली एंटोनिम। तो ठीक है, तो रैन यूजली स्टार्ट्स, तो स्टार्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, इंट्स होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। इट्स इजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बताइए क्या लिखा है। दिस मेक्स द स्टेट मतलब प्रोन टू द फ्लड ड्यूरिंग मानसून, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैसेज गिवन इन 30 to 40 वर्ड्स। अब देखिए दिस मेक्स, अब इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया, दिस मेक्स द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मतलब यह जो है उत्तराखंड का, ठीक है, बोला कि प्रोन टू फ्लड ड्यूरिंग मानसून, तो मानसून के समय बाढ़ का जो जन्म देता है। तो भाई इसके क्या है, ये कौन है, आखिर ये ऐसा कौन करता है, यह कौन है। तो यह का आंसर आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो वहां पर मतलब कह सकते हैं मानसून कंबाइंड विद रीजन्स विद स्लोप, वहां पर स्लोप जैसा एरिया, एक दिया गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया होगा, तो दिया होगा फ्रेगाइल जूलॉजी, वहां पर क्या है, फ्रेगाइल जूलॉजी। ठीक है, उसके बाद आप लैंडस्लाइड का नाम ले सकते हैं। तीसरा आप ले सकते हैं कि जो हमने बताया था ना डाइवर्स, अभी ऊपर आंसर बताया था ना, तो जो आप डाइवर्स देखने को मिल रहा है क्लाइमेटिक सिचुएशन या एल्टीट्यूड सिचुएशन जो आप देख रहे हैं कि सर थोड़ा हाइट पर है, इसके वजह से जो है ये सबसे ज्यादा बाढ़ बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
विच टू डिस्ट्रिक्ट्स हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल। ये तो बागेश्वर एंड हरिद्वार, ये तो सिंपल है, उसमें पैसेज में पूरा क्लियर दिया गया है, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ लीजिए, कंप्लीट द गिवन टेबल, ठीक है। द टेम्परेचर वेरी वाइडली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब बताइए, टेम्परेचर वेरी वाइडली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो तापमान है बड़ा वेरी करता है, तो ये वेरी करने का रीजन क्या हो सकता है, बताइए इसमें रीजन क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर वेरी वाइडली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ड्यू टू एल्टीट्यूडनल, जो एल्टीट्यूड है उसकी जो हाइट है वहां की ना वो ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है, सिचुएशन वेरी करता है, ठीक है। सिचुएशन बहुत ज्यादा वेरी करता है उत्तराखंड का, ये ठीक है, याद रखिएगा। या आप कह सकते हैं वेरी टोपोग्राफी, ठीक है, हाँ, या डाइवर्स इन क्लाइमेटिक सिचुएशन, ये चीजें आपको लिखनी है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आप मिलाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, हाउ इज भाबर बेल्ट फॉर्म्ड। देखिए भाबर बेल्ट क्या होता है, भाबर बेल्ट का मतलब हुआ ना कि जैसे पानी बरस रहा है, बरसात हुआ, बरसात होने के बाद वो पत्थर जो ऐसे आ गए, अब पत्थर आकर ऐसे गिर गए, ठीक है, ये पत्थर आकर ऐसे एक पर ऐसे पत्थर गिर गए, तो ये जो पत्थर आके गिर गए फिर इसी पर मिट्टी आकर जम गया, तो ये पत्थर आया, पत्थर के बाद ये मिट्टी जम गया और इसी पर इंसान चलना शुरू हो गया, और इसके नीचे से ऐसे आ जाए तो पानी जा रहा है, ठीक है। तो सरस्वती नदी जैसे बहती है उसी को हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो भाबर कैसे बनता है, तो भाबर इज फॉर्म, मतलब भाबर इज फॉर्म थ्रू द पेबल्स और डेब्रिस, कह सकते हैं जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनसे बनते हैं भाबर, ठीक है। ये भाबर ऐसे बनते हैं, ये आप समझिएगा भाबर कैसे बनते हैं, तो भाबर बनने का कारण होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं भाबर बेल्ट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ पेबल्स डेब्रिस, ठीक है, फ्रॉम द रॉक्स या फिर फ्रॉम द हिल्स, जो पहाड़ों से पर्वतों से जो चट्टान और सादे आती हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं तो भाबर बनता है, ऐसा लिखना पड़ेगा। तब आपको याद रखिए कंटेंट होना चाहिए इससे रिलेटेड, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं। जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन का जो आंसर होता है उस आंसर से रिलेटेड आपने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, ये चीजें ध्यान देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसमें से द मीन बोला कि द मीन मैक्सिमम एंड मीन मिनिमम टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 15 to 20 डिग्री सेल्सियस एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 2 किलोमीटर। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, ये सही है, और ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है, बी आंसर होगा, इसका क्या होगा आंसर, बी होगा, ठीक है। अब चलिए आज ये नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा हमारा ग्रामर, ठीक है। ग्रामर पर सबसे ज़्यादा है कि सर ग्रामर का आंसर मिला लिया जाए, ग्रामर का कौन सा क्वेश्चन सही, कितने आंसर सही है मेरे, कितना मैंने ग्रामर सोल्व किया है, तो ग्रामर हम लोग मिलाते हैं। आज का हमारा जो एग्जाम रहा, एग्जाम के इंग्लिश पेपर में हम मिलाते हैं कितना हमारा ग्रामर सही है, तो इसमें ग्रामर में हम देखते हैं कितना सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन गिवन बिलो। Born in 1872, Richard Willstatter was a chemist who invents, ठीक है, who invents the process of paper chromatography। ये इन्वेंट्स नहीं होना चाहिए। जब अब यहाँ पर दिया है कि 1872 में जन्म लिए और इन्होंने खोज भी किया, तो खोज किया तो इन्वेंट्स की जगह पर क्या होना चाहिए, डी आंसर होगा, इन्वेंटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि राहिल एंड सोमिल decided to reach the theater at 5 PM. Report the question asked by Rahil to Somil. अब देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, इस चीज को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। नरेशन है, नरेशन का दिया गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए विच मूवी आर वी गोइंग टू, तो राहिल आस्क सोम बोला कि सोमिल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे कि विच, ठीक है, क्या लिखेंगे, विच मूवी है तो मूवी हम लिखेंगे विच मूवी। अब क्या लिखेंगे, जो आर वी गोइंग टू वॉच दिया ना इसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, तो वी इनके अनुसार जाएगा, ठीक है, आर वी गोइंग तो वी थर्ड पर्सन क्या लगेंगे, विच मूवी, वी के बदले क्या लगेगा द,
क्यों द लगेगा? क्योंकि देखिए ये प्लुरल है, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो ये सिंगुलर मिल रहा है, तो हमें उधर क्या लिखना पड़ेगा? प्लुरल। तो थर्ड पर्सन का प्लुरल क्या होगा? दे। तो विच मूवी दे, आर दिया है तो अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चल जाएगा, क्या लिखेंगे? दे वर गोइंग टू, ठीक है, क्या लिखेंगे? दे वर गोइंग टू वॉच, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में रीड द गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द एरर, मतलब लाइंस को पढ़िए, इसमें एरर क्या है? तो व्हेन द राउंड्स वर कंप्लीटेड द हर्डल एंड मेजेस अपीयर्ड ऑन द एप्रोप्रिएट प्लेस, यहाँ पर ऑन द के जगह पर क्या होगा? ऑन के जगह पर क्या होगा? इन होगा, इन द एप्रोप्रिएट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट दिस मैसेज इन अ पोस्टर फॉर सेफ्टी, आवर प्लानिट इज प्रीसियस एंड ओनली वी कैन सेव इट, केवल हम ही इन्हें बचा सकते हैं। एलिजिबिलिटी का, एबिलिटी का, तो कैन का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द लाइन गिवन बिलो। इन ईयरलियर टाइम्स, ईयरलियर एडवर्ब है, ठीक है, यह एक एडवर्ब होता है। ईयरलियर टाइम्स पब्लिक लाइब्रेरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। वाह, पहले के समय में, ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरी होती थी ना, तो प्लेज, प्लेज की जगह पर क्या होना चाहिए? प्लेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेड। किधर है? डी आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए उधर भी पास्ट देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, केवल आंसर मिलाने हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ गार्ड एंड अ विजिटर, मतलब एक गार्ड और विजिटर के बीच में जो डिस्कशन हुई है ना, तो उसी डिस्कशन को लेकर ये दिया गया है। तो डिस्कशन दिया है, तो क्या दिया गया आप देखिए, गुड मॉर्निंग सर, पार्क योर कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। विजिटर ने जवाब दिया ओके प्लीज हेल्प मी पार्क माई कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। तो द गार्ड ग्रीटेड द विजिटर, द गार्ड ग्रीटेड द विजिटर गुड मॉर्निंग सर एंड टोल्ड हिम, और गार्ड ने कहा, क्या कहा कि टू पार्क हिज कार एट विजिटर पार्किंग एरिया। गार्ड तो यही बात बोला था। तो इस बात पर विजिटर ने क्या कहा कि विजिटर ने रिक्वेस्ट किया, किस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया? तो रिक्वेस्टेड हिम टू, किस चीज का रिक्वेस्टेड किया? तो टू पार्क, यही ना, रिक्वेस्ट किस चीज के लिए किया है? तो टू पार्क हिज कार, टू पार्क हिज कार, कि मतलब हमारे कार को पार्क कराने में हमारी मदद कीजिए, यही ना दिया है। देखिए द विजिटर रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड, विजिटर ने रिक्वेस्टेड उनसे किया, किस चीज रिक्वेस्ट? टू पार्क हिज कार, अपनी गाड़ी को पार्क कराने के लिए। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है? 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग प्री फ्लाइट अनाउंसमेंट बिफोर टेक ऑफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एयर होस्टेस वाले बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट 487 फ्लाइंग फ्रॉम हांगकांग टू सैन फ्रांसिस्को। We are currently third in line for takeoff and were expected to be in the air in approximately 7 minutes time. Wow! तो इसमें एरर क्या दिया गया है? तब अच्छे से पढ़िए। ये जो दिया है कि we are currently third in takeoff and were expected, कुछ सही नहीं लग रहा है, तो were expected इसमें क्या है? गलत है। यही were expected, ये जो were expected दिया गया है, ये were expected गलत। इसके जगह पर क्या होना चाहिए? आर एक्सपेक्टेड। क्या होगा? आर एक्सपेक्टेड, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है यहाँ पर दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ डायलॉग गिवन बिलो। तो मदर जो है और रियान के बारे में बात है कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? तो रियान ने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
तो मदर ने रियान से पूछी, क्या पूछी है कि अब ये जो पूछी है तो क्या पूछी है, देखिए ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन दिया कि वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। भाई इंट्रोगेटिव है तो आप वाई लगाओगे ही लगाओगे। आर यू नॉट दिया है, असर्टिव चेंज कर दो, तो यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, रियान होगा, तो क्या हो जाएगा वाई ही। आरांट दिया है तो पास्ट में ले जाओगे, वाज नॉट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लेइंग, हाँ प्लेइंग के बाद क्या होगा विद योर फ्रेंड्स, तो विद ये सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट सॉरी पोसेसिव है, तो उधर थर्ड पर्सन का पोसेसिव क्या होगा हिज फ्रेंड्स। तो मिला लीजिए आंसर, वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग, तो वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द न्यूज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर गिव मी, द न्यूज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर, कि मेरे जो है फेवरेट मन पसंदीदा जो कैरेक्टर की जो रिटायरमेंट की जो खबर थी उसने मुझे दिया, बड़ा निराशा डिसअपॉइंटमेंट, मेनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं फ्यू, ये तो दोनों लगेगा नहीं, क्लियर है, चूंकि अनकाउंटेबल है तो दोनों में से यही लगेगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर सोचना है क्या है कि जो हमें जो है मेरे फेवरेट कैरेक्टर के रिटायरमेंट की जो खबर मिली ना, मैं बहुत निराश थी, बहुत निराशाजनक हुआ। एक तो फेवरेट कैरेक्टर था, अब उसका खबर मैंने सुना कि रिटायर हो गए हैं, तो थोड़ा मिला या ज़्यादा दुख पहुंचा, तो भाई फेवरेट है तो क्या होना चाहिए मच, आंसर क्या होगा मच होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन गिवन बिलो, द रोड्स हैव बीन वाइडेंड सो मच दैट 6 लेन्स ऑफ व्हीकल क्या होना चाहिए मे बी एकोमोडेटेड, ठीक है, क्या होना चाहिए द रोड्स विल हैव, देखिए रोड्स हैव बीन वाइडेंड सो मच दैट, तो यहाँ पर क्या लगेगा मे। अब आप कहिएगा सर, अब देखिए आप पढ़े होंगे कि सो दैट जो है क्या है कंजक्शन है, ठीक है, तो सो दैट अगर साथ में आ गया ना तो पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं, और इस सेंटेंस में क्या है पर्पस। आखिर भाई इतना चौड़ा किया गया, क्यों चौड़ा किया गया, तो इसका पर्पस क्या है, ताकि 6 लेन्स ऑफ व्हीकल्स बोला कि मे बी एकोमोडेटेड, पर्पस का शोर है इसलिए क्या लगेगा मे लगेगा, उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, सॉरी 11, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज इंपॉर्टेंट टू, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू दिया है यार, तो टू दिया है तो सिंपल सी ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, इन्फिनिटिव लगेगा टू प्लस वर्ब सी आंसर टू क्रिएट अ हेल्दी एटमोस्फियर, ऐसे ही पकड़ लिए, ठीक है, पूरा अपने दिमाग से भी पकड़ सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगा कर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसीलिए हम बोल रहे थे कि सभी लोग इतना खुश क्यों हैं, इतना क्वेश्चन ही इजी मिला है, अब खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए शब्द का सही फॉर्म भरिए। माही ब्लैंक द टास्क गिवन टू हर एंड वेंट आउट टू प्ले, वाओ ये वेंट दे दिया एंड वेंट आउट टू प्ले, मतलब खेलने चली गई, मतलब पास्ट में गया, तो ये सर का क्या होगा सर्ट हो जाएगा, SHIRKED, ये पास्ट हो गया, हो गया 10 का 10 फुल मार्क्स ऐसे सोल्व करने, चलिए ठीक है। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल दिया है, ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल में आपको बस याद रखना है क्या, क्रिएटिव लेटर में तो हम आपको बताए थे मार्किंग स्कीम क्या होता है, एनालिटिकल का भी मार्किंग स्कीम। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ लिटरेचर का, तो लिटरेचर का क्वेश्चन जो है ये भी बता दें, क्वेश्चन नंबर लिटरेचर का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे लिटरेचर का, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले पढ़ लीजिए, सिंस द नो बॉडी हैड कम नियर द डे बिफोर ऑल डे हर पेरेंट्स फ्लाइंग, मतलब कि फर्स्ट फ्लाइट का जो है कौन सा फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है ना उसमें जो सीगुल वाला दिया गया है उसी सीगुल का है, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट का जो सीगुल का दिया गया सीगुल का क्वेश्चन है, ठीक है, सीगुल का क्वेश्चन दिया गया, तो सीगुल का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए समझा देते हैं, समझ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया गया शब्द है ना उसका सही से चुनाव करना है। तो द यूज ऑफ द फ्रेज प्राउड, ठीक है, प्राउड कैकल एड्स टू द सेंस ऑफ, क्या होगा, प्राइड होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द पेरेंट्स टीच देयर यंग टू बी इंडिपेंडेंट। बार बार उसे इनकरेज किया जाता था, ठीक है, कभी कभी उनको टॉन्ट भी किया जाता था, ठीक है, ताकि मतलब कि हाउ डिड पेरेंट्स टीच देयर यंग टू बी इंडिपेंडेंट, कि इंडिपेंडेंट होने के लिए उस यंग श्रीगुल को उसके पेरेंट कैसे सिखाते हैं। तो कैसे सिखाते थे, उनके इनकरेज करते थे, कई बार टॉन्ट भी किया जाता था, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्टिंग रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन गिविंग रीजंस। सोचिए, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्टिंग रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। कभी कभी क्या होता था ना, कॉन्ट्रास्टिंग रीजन का मतलब क्या होता है, कभी कभी उसके माँ बाप क्या हो जाते थे, गुस्से हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे ना, गुस्सा होकर ये बात बोलते थे ना, ठीक है। अब चलिए देखिए, पेरेंट्स, ठीक है, इसके कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी इसके डरपोकी की वजह से उसे टॉन्ट कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वर्ड डेवर, डेवर का क्या होगा, गोबल्ड होगा। डेवर मीन्स क्या होता है, खा जाना, इसका क्या हो जाएगा, निगल जाना, तो ये खा जाना होगा। अब देखिए इसका बी का आंसर क्या होगा, हम ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कर रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें। व्हाट इज लोमर प्लीडिंग फॉर, तो लोमर किसका कर रहा था, ये डी आंसर होगा, पहला का डी, फॉर 2 days टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ। व्हाट इफेक्ट डज द फ्लोइंग सेंटेंस हैव ऑन नतालिया, ठीक है, नतालिया, वाई द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंडमदर। व्हाट इफेक्ट डज द फ्लोइंग सेंटेंस हैव ऑन नतालिया, मैंने भाई ऐसा क्यों पढ़ा था।